Good morning, students. Today we are going to discuss about the image formation by spherical mirrors. Spherical mirrors जो images बनाते हैं, वो images की properties क्या होती है और वो images कैसे बनती हैं, वो real होती हैं, virtual होती हैं, और जो image बनती है उसका size, उसकी height ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है या ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, किस सिचुएशन में स्फेरिकल मिरर बड़ी इमेज बनाता है, किस सिचुएशन में स्फेरिकल मिरर स्मॉल इमेज बनाता है, रियल होगी, वर्चुअल होगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कस किया था दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर्स एंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर्स। स्टूडेंट्स, हमने जो टर्म्स रिलेटेड थी स्फेरिकल मिरर्स के साथ, उन टर्म्स को भी अच्छे से डिफाइन किया था। स्टूडेंट्स, let us start with more terms related with spherical mirrors. So first one is focal length. Students, what do you mean by focal length? तो ये याद रखना, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है हम उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ, और हम इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। दिस इज फोकल लेंथ। नेक्स्ट टर्म इज अपर्चर। व्हाट डू यू मीन बाय अपर्चर? अपर्चर मींस द साइज ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर है, ये जो इसका साइज है, इसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस का जो इफेक्टिव डायमीटर है, that effective diameter is known as the aperture of the spherical mirror. तो ये याद रखना, aperture means size, the size of the spherical mirror or the effective diameter of the reflecting surface of the spherical mirror. Students, अब हम आगे डिस्कस करेंगे image formation by spherical mirrors. स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस भी किया था, मैंने आपको अच्छे से बताया भी था, जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हमारा जो मिरर है वो ऐसे रखना होगा, और जो रेज आएंगी वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से इंसिडेंट होंगी, कभी भी राइट हैंड साइड से रेज मिरर के ऊपर इंसिडेंट नहीं होंगी। हम मिरर को कभी भी ऐसे नहीं रखेंगे, हम हमेशा मिरर को इस पोजीशन में रखेंगे, और जो रेज आएंगी वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही आएंगी। So, image formation by spherical mirrors. Students, हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए मेनली 3 डायग्राम्स को ध्यान में रखना है, 3 बातों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट वन इज दिस इज अ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें पता है जो प्रिंसिपल फोकस होता है ये CP का मिड पॉइंट होता है, मींस ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट है। स्टूडेंट्स, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट से जब रेज निकलती हैं तो वो रेज ऑल डायरेक्शंस में निकलती हैं। मींस अगर किसी बल्ब से रेज निकलेंगी वो ऑल डायरेक्शंस में निकलेंगी, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाएंगी। कुछ रेज होंगी जो ऊपर की ओर जाएंगी, कुछ रेज होंगी जो नीचे की ओर जाएंगी, कुछ रेज ऐसी भी होंगी जो सीधी जाएंगी। मींस हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है तो वो ऑल डायरेक्शंस में रिफ्लेक्शन होता है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता। ऑल डायरेक्शंस में रेज रिफ्लेक्ट होंगी, ऑल डायरेक्शंस में रेज निकलेंगी। तो उन रेज में से, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या माना है, ये मेरा कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट है जो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये स्फेरिकल मिरर पीछे से कोटेड होता है, जो लाइट रेज है वो पीछे नहीं जा सकती। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस ऑब्जेक्ट से ऑल डायरेक्शंस में रेज निकलेंगी। उन रेज में से कुछ रेज ऐसी भी होंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होंगी, जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि पीछे जा नहीं सकती, ओपेक मटेरियल है, रिफ्लेक्शन होगा,
ये रेज वापस आ जाएंगे टकरा के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे ट्रेवल्स थ्रू द फोकस, वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस के अंदर से गुजरेगी। और आपको पता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट चलेगी, वो अपने पाथ से बैंड होगी तो भी स्ट्रेट चलेगी, क्योंकि मीडियम यहाँ भी एयर है और यहाँ भी एयर ही है। हवा में लाइट इंसिडेंट हुई और हवा में ही रिफ्लेक्ट हुई। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो क्या, मैंने अभी क्या बताया कि ऑब्जेक्ट से जब रेज निकलती हैं वो ऑल डायरेक्शंस में निकलती हैं, तो उनमें से कुछ रेज ऐसी होंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। तो जितनी भी रेज ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो मिरर से टकरा के आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि टकराएंगी तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस में से गुजरेंगी। अब स्टूडेंट्स एक जो मेन चीज है वो ये कि आपके माइंड में आया होगा कि जब यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ है तो क्या ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, एंड द आंसर इज यस। स्टूडेंट्स ये मेरा एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर का नॉर्मल होता है। इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स याद रखो नॉर्मल हम कैसे ट्रेस करेंगे, जो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिरर की सरफेस पे किसी भी पॉइंट से अगर आप मिला दो वो हमेशा नॉर्मल का काम करेगा। जैसे यहां से ये जो रे है, लेट अस सपोज दिस इज ओ ए, ये जो रे है ये ए पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हुई है। अगर मैं ए और सी को आपस में ज्वाइन करता हूं देन वी गेट द नॉर्मल। स्टूडेंट्स आप यहां पे याद रखना जो ए सी है वो स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल है। हमेशा याद रखो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर आप मिरर के ऊपर किसी भी पॉइंट से मिलाओगे वो हमेशा नॉर्मल का काम करेगा। अब हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में होता है। ये आपकी इंसिडेंट रे है ओ ए सी आपका नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच में ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकेंडली ये हमारा नॉर्मल है ए सी, और ए बी ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे दोनों एंगल बनेंगे और दोनों ही एंगल कहाँ बनते हैं, दोनों एंगल नॉर्मल के दोनों ओर बनेंगे। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स हमें ये याद रखना है कि जब भी जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर मिरर पे इंसिडेंट करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सभी रेज फोकस के अंदर से जाएंगी। ये फर्स्ट पॉइंट हमें याद हो गया। अब सेकंड चीज, हम सेकंड पॉइंट क्या याद रखेंगे, क्योंकि हमें तो पता है कि जो रेज होती हैं वो तो ऑल डायरेक्शंस में निकलती हैं। अब कुछ रेज ऐसी भी हो सकती हैं स्टूडेंट्स जो पहले फोकस में से गुजर जाए, जो फोकस की चीज में आए वो पहले फोकस को क्रॉस करेंगी, फिर मिरर से टकराएंगी, फिर रिफ्लेक्शन होगा। तो वो रेज किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, कॉनकेव मिरर, पोल, दिस इज फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो स्टूडेंट्स कुछ रेज ऐसी भी होंगी जो सीधा प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पहले क्रॉस करेंगी, क्योंकि रेज तो ऑल डायरेक्शन से निकलती है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ऊपर भी, नीचे भी, सीधी भी। तो कुछ रेज ऐसी भी होंगी जो फोकस की चीज में आएंगी। तो जो रेज फोकस से पास करेंगी, फोकस से पास करने के बाद वो मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी, पीछे जा नहीं सकती, रिफ्लेक्शन होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे ट्रेवल्स दे गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। जितनी भी रेज पहले फोकस से होकर आएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हमने अभी दो बातें अच्छे से सीख ली हैं। रेज ऑल डायरेक्शंस में निकलती हैं, जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस में से जाएंगी। जितनी भी रेज फोकस में से क्रॉस करके रिफ्लेक्ट होंगी, पहले फोकस में से क्रॉस करेंगी बाद में रिफ्लेक्ट होंगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी। अब स्टूडेंट्स सेम यहां पर भी आप एंगल आई और एंगल आर को दिखा सकते हो। सी को इस पॉइंट से मिला देते हैं
दिस इज पॉइंट ए, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये याद रखना हमेशा, जो एंगल आई और एंगल आर होता है वो नॉर्मल के दोनों ओर होता है। अब जो थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि मेरी जो रेज है वो डायरेक्टली पोल के ऊपर इंसिडेंट हो जाएगी। दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। कुछ रेज ऐसी भी होंगी स्टूडेंट्स जो सीधी पोल के ऊपर इंसिडेंट होगी। अब सी को मैंने पी से मिलाया, ये काम करेगा नॉर्मल का, ये इंसिडेंट रे है ए पी, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और हमें पता है नॉर्मल के दूसरी ओर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, जिस एंगल से ये रे इंसिडेंट होगी उसी एंगल से ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज एंगल आर। तो ये याद रखना स्टूडेंट्स, अगर कोई रे या जितनी भी रेज सीधा पोल के ऊपर पड़ेगी, पोल के ऊपर इंसिडेंट होंगी, वो जिस एंगल से इंसिडेंट होंगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स? 3 पॉइंट्स, 3 की पॉइंट्स। कॉनकेव मिरर की हम बात कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर में इमेज कब बनेगी स्टूडेंट्स? देखिए इमेज कब बनती है, पहले इसको समझिए आप। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद 2 और मोर देन 2 रेज, अगर 2 या 2 से ज्यादा रेज एक दूसरे को काटती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, तो वहां इमेज बनेगी। अगर वो रेज एक दूसरे को एक्चुअल में काटेंगी, कम से कम 2 आफ्टर रिफ्लेक्शन, मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलती हैं और वो जो रेज होती है वो ऑल डायरेक्शंस में निकलती है। जब रेज ऑल डायरेक्शंस में निकलती हैं तो वो रेज जब मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी तो उनमें से कम अगर 2 रेज या 2 से ज्यादा रेज अगर एक पॉइंट के ऊपर काटती हैं तो वहां पे इमेज बनती है। अगर वो एक्चुअल में एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो इमेज बनेगी रियल। और अगर वो सिर्फ अपीयर होंगी, अपीयर्स टू मीट, रिफ्लेक्शन के बाद अगर 2 या 2 से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज, हम रिफ्लेक्टेड रेज की बात कर रहे हैं, अगर 2 या 2 से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को मीट करेंगी, अपीयर टू मीट मतलब मिलेंगी नहीं, एक्चुअल में मिलती हुई अपीयर होंगी, तो वहां पर वर्चुअल इमेज बनेगी। ये याद रखना। अभी तो हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं, मैं सिंगल रे ले रहा हूं, बट बाद में हम एक से ज्यादा रेज लेंगे और देखेंगे इमेज कहां बनेगी। तो अगर कॉनकेव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से जाएंगी। सेकंड पॉइंट, जितनी भी रेज पहले फोकस के अंदर से क्रॉस करेंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लौट जाएंगी। थर्ड पॉइंट, जितनी भी रेज डायरेक्ट पोल के ऊपर इंसिडेंट होंगी वो जिस एंगल से इंसिडेंट होंगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, ये 3 पॉइंट्स अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ये आपको याद होने चाहिए। इस डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी जब हमने अपने पीरियड की, अपने लेक्चर की शुरुआत की थी तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी कि कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। स्टूडेंट्स, ये याद रखना, हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब होता है जो लाइट रेज को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। हम उसे कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, आइए डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक कॉनकेव मिरर है। अगेन दिस इज पोल, फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट अस सपोज कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, मिरर के सामने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये बात हमेशा माइंड में रखना
कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से उस ऑब्जेक्ट से जब रेज आएंगी वो रेज हमेशा एक दूसरे के पैरेलल आती है। ये याद रखना आप, अगर मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो तो वहां से जो रेज आएंगी मिरर के ऊपर वो सब ये एक दूसरे के पैरेलल ही आएंगी। तो हमने क्या किया, मैं दो रे लेता हूं, ये दो इंसिडेंट रे हैं। अगर मैं पहली रे की बात करूं स्टूडेंट्स, तो जितनी भी रेज हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। अब स्टूडेंट्स समझना क्या है कि कॉनकेव मिरर ने क्या किया, मैंने दो रेज की बात की, अगर इनफाइनाइट रेज पैरेलल आएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सभी की सभी फोकस में से जाएंगी। मतलब इसने क्या किया, इस मिरर ने इनफाइनाइट रेज को फोकस में इकट्ठा कर दिया, उन सभी को फोकस में मिला दिया, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये रे जो इंसिडेंट रे है ये नीचे की ओर क्यों बेंड हुई, हमने अभी डिस्कस किया था। ये अगर पॉइंट ए है, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को ए से ज्वाइन करूंगा, ये मेरा नॉर्मल का काम करेगा। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम इस रे की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये अनदर पॉइंट है बी, इसको भी मैं सी से ज्वाइन करूंगा, ध्यान से समझना। ये है इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अब आप सभी को पता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो नॉर्मल के दूसरी ओर होता है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसीलिए ये रे यहां टकराने के बाद नीचे नहीं आएगी, यहां टकराने के बाद ऊपर जाएगी। ये रे टकराने के बाद ऊपर नहीं जाएगी, टकराने के बाद नीचे की ओर रिफ्लेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर नॉर्मल के दोनों ओर होते हैं। यहां पर भी ये एंगल आई है तो इसकी दूसरी ओर बनेगा एंगल आर, इसलिए ये रे ऊपर की ओर बैंड हुई। ऐसे जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो ये उन सभी को क्या करेगा, उन सभी को ये फोकस के ऊपर इकट्ठा कर देगा। इसीलिए हम कॉनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट रेज को फोकस के ऊपर इकट्ठा कर देता है। अब बात आती है कि डिफाइन प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, आप उसको डिफाइन कीजिए। तो हम क्या कहेंगे, द प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट्स इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये हमने डिफाइन किया है प्रिंसिपल फोकस को कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होगी। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे प्रिंसिपल फोकस को, it is a point on the principal axis at which the rays after reflection actually meets. So students, अभी हमने इमेज फॉर्मेशन डिस्कस की बाय कॉनकेव मिरर, अब हम इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे बाय कॉन्वेक्स मिरर। स्टूडेंट्स, जो रूल है वो दोनों के लिए सेम है। फर्स्ट, अब ये देखिए मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये पीछे से कोटेड होता है। आप सभी को पता है ये कॉन्वेक्स मिरर का पोल है, क्योंकि ये कर्व इस साइड में है तो ये इसका फोकस होगा और ये होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी साइड में इसका सेंटर होगा और सीपी का जो मिड पॉइंट होता है वो प्रिंसिपल फोकस होता है। तो इन दोनों के बीच में जहां फोकस होगा, इस साइड में कोई फोकस नहीं होगा। ये पीछे से कोटेड है, पीछे कोई भी रे नहीं जा सकती। ओके, ऑब्जेक्ट इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है। उस ऑब्जेक्ट से अगेन जब रेज निकलेंगी वो ऑल डायरेक्शंस में निकलेंगी। उनमें से कुछ रेज ऐसी होंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेट अस टेक वन सच रे। ये एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई है। ध्यान से सुना, ये पॉइंट ए है, ये ओ ए इंसिडेंट रे है। हमने क्या किया, ए को सी से ज्वाइन किया। जैसे ही आप ए को सी से ज्वाइन करोगे तो जो ए सी है वो नॉर्मल का काम करेगा। अब स्टूडेंट्स आपको पता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब स्टूडेंट्स, ये जो रे यहां पर टकराई पीछे जा नहीं सकती,
ये ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट होगी या नीचे की ओर रिफ्लेक्ट होगी, ये अब आपको क्लियर हो गया है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो नॉर्मल के दूसरी ओर बनेगा। सो ये रे ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि नॉर्मल के दोनों ओर एंगल आई होते हैं, दोनों ओर एंगल आई और एंगल आर होते हैं। एक ओर होगा एंगल आई, दूसरी ओर होगा एंगल आर। अब ये रे ऊपर चली गई स्टूडेंट्स, ये पीछे नहीं आ सकती, बट जब मैं इसको पीछे प्रोड्यूस करता हूं तो ये रे हमें कैसा लगेगा, कहां से आई है? जब मैं यहां से देखूंगा तो मुझे लगेगा ये रे फोकस से आई है। तो रूल दोनों के लिए सेम है, जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी कॉनकेव मिरर में वो फोकस से गुजरेंगी, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में वो फोकस से गुजरती हुई अपीयर होगी, मींस फोकस से आती हुई अपीयर होगी। ओके, नेक्स्ट, अब कुछ रेज ऐसी भी हो सकती हैं जो डायरेक्ट आपकी फोकस के ऊपर इंसिडेंट हो। दिस इज कॉल्ड फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट्स, ये एक रे है, ऑब्जेक्ट से रेज ओवर डायरेक्शन में निकलती है। ये रे अगर सीधी जाती तो वो फोकस को क्रॉस करती, बट यहां से वो आगे नहीं जा सकती क्योंकि पीछे ओपेक मटेरियल है। तो जितनी भी रेज प्रिंसिपल फोकस के ऊपर इंसिडेंट होंगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएंगी। अगेन यहां पर भी आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि ये जो इंसिडेंट रे है, जब भी वो फोकस के ऊपर इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, अब यहां पर भी कुछ रेज ऐसी हो सकती हैं जो डायरेक्ट पोल के ऊपर इंसिडेंट होगी। सो स्टूडेंट्स, जितनी भी रेज पोल के ऊपर इंसिडेंट होगी, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी क्योंकि ये रे आगे नहीं जा सकती। तो ये याद रखना, सेम रूल्स, जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पासिंग थ्रू द फोकस। जितनी भी रेज पहले फोकस को पास करेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड थर्ड पॉइंट, जितनी भी रेज पोल के ऊपर इंसिडेंट होंगी, वो जिस एंगल पर इंसिडेंट होंगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, वन मोर पॉइंट जो आपको याद रखना है, दोनों ही मिरर में ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें। पहले हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई रे